रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर पशुधन सहायक जो वैकेंसी है उसके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, एग्जाम कब तक हो सकते हैं और संस्थान के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच कब से चालू हो रहे हैं, उनकी क्या फीस रखी गई है, डिटेल में अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में कंपटीशन क्या है और कौन से लोग हैं जो वास्तव में कंपटीशन फाइट करते हैं। क्या किसी कोचिंग सेंटर पे तैयारी करने से ही बच्चे का सिलेक्शन होता है, ये भी आपके कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए रेगुलर बच्चे तैयारी करते हैं। सबसे पहले उसमें दौड़ होती है, तो एक आर्मी की जो दौड़ होती है उसका सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इस दौड़ में यूँ होता है एक्चुअल में कि इनके राउंड होते हैं अलग अलग, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सुबह जल्दी राउंड इनके शुरू हो जाते हैं। एक राउंड के अंदर एक जब बैच वो लेते हैं तो उसके अंदर अराउंड 400 बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे रहते हैं? 400, ठीक है। और आप समझने के लिए यूँ समझ लो कि मान लो इनको ये बाउंड्री लाइन क्रॉस करनी होती है, यहाँ पे 2 सैनिक खड़े रहते हैं आर्मी मैन, जो कि जिनके हाथ में बड़ा एक रस्सा होता है, भारी भरकम बड़ा रस्सा इनके हाथ में रहता है। इधर से 400 लोग एक साथ दौड़ते हैं, ठीक है। इनका एक फिक्स टाइम होता है भाई, 3:40 या 4 मिनट ऐसे इनका फिक्स टाइम होता है। उस फिक्स टाइम में इनको यहाँ इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना होता है, ठीक है। अब देखना क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है जब भर्ती आती है तो उसमें शामिल होते हैं, अलग अलग जगह से डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी वैकेंसी रहती है, डेट रहती है इनकी। अब देखो, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, मतलब जहां वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब यहां से इनको ऑर्डर मिलता है कि यस, तो ये दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग सभी राउंड में यही मैटर रिपीट होता है। क्या होता है, यहां से यहां तक आते हैं तो इस पॉइंट से पता चला कि अब इधर 100 मीटर के बाद में आगे की दौड़ की अगर मैं बात करूं तो पता चला कि 150 बच्चे हैं। जब वो इधर आते हैं तो कितने बच्चे हैं? 100 बचते हैं। सेकेंड राउंड के बाद में 101 लोग बचते हैं। आगे कंटिन्यू ये दौड़ते रहते हैं। जब इधर इनको मैसेज मिलता है स्टॉप का, तो पता चलता है कि इधर आपको आदमी मिलते हैं 20 कैंडिडेट इधर मिलते हैं, 50 आपको मिलते हैं इसके ऊपर, और यहाँ इन दोनों के बीच में मिलते हैं 30। देखो, मैंने 400 का हिसाब बराबर कर दिया। 150 से आगे इसका मतलब आपका इधर कितना बच गया? 250। 250 लोग तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही रह गए। 150 जो ऊपर गए, फर्स्ट और सेकंड के बीच में अराउंड 50 रह गए। फिर यहाँ से यहाँ के बीच में 100 थे दौड़ने के लिए, इस पॉइंट पे 100 थे, जिनमें से दौड़ क्रॉस कितनों ने कर ली, फाइनल राउंड कितनों ने कर दिया, 4th राउंड क्लियर किन्होंने किया? 20 ने। इस रस्से के ऊपर यस बोलते कितने रहे? यहाँ 50, और इन दोनों के बीच में कितने रहे? 30 लोग। समझ गए? अब देखना, आप ये जो लोग हैं, ये यहां जो 250 बच गए, इस एक राउंड को क्रॉस नहीं कर पाए, ये तो वो लोग हैं जो भर्ती देखने गए थे। क्या देखने गए थे? भर्ती देखने। अरे यार, मैं ही चलता हूं, देखिए क्या होता है दौड़ के अंदर। ये वो वाले लोग हैं, ये कंपटीशन में नहीं है। आगे देखो, ये सेकंड वाले थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि अगर हम देखने तो आए हैं, लेकिन देखते हैं कितनी दूर जाते हैं, तो ये दूसरे राउंड तक जो है वो 50 इस तरह की सोच वाले होते हैं, वो भी निपट जाते हैं। अब आगे चलते हैं इधर। ये 100 वो हैं जो फौजी बनना चाहते हैं, जो आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इनकी जैसी तैयारी होती है उसके हिसाब से आगे ये प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, ये जो 50 लोग हैं, जैसे ही रस्सा खींचते हैं तुरंत ये 50 लोग ये बोलते हैं, अपने अपने घर पे फ़ोन लगाते हैं या फिर तुरंत संपर्क करते हैं, या मुंह से इनसे ये निकलता है कि यार 1 सेकंड का गैप रह गया, अदरवाइज तो फौजी बन जाते, पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाता क्योंकि मैं बाकी फिजिकली फिट हूं। अब देखो, एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ, ये जो 50 हैं, ये बात तो तय है कि ये वास्तव में फौजी बनना चाहते हैं, वास्तव में ये आर्मी में शामिल होना चाहते हैं। और ये 20 हैं, ये भी आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, और इन्होंने तो दौड़ क्लियर कर ली, इनका काम हो गया। इन दोनों में अपन फर्क देखते हैं। ये जो 20 लोग हैं, ये वो लोग हैं
जब ये डिक्लेयर नहीं हुआ था कि भाई अगली भर्ती कब होगी, कहां पे होगी, उस टाइम से भी ये लोग सुबह 4 बजे उठ के और अपने गांव में और शहर में रोड के ऊपर 4 बजे उठ के दौड़ लगाते थे कि नहीं, एक न एक दिन जरूर भर्ती आएगी, डेट आएगी, मुझे फौजी बनना है, सबसे पहली कंडीशन है कि मेरी दौड़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये बच्चे जो हैं 4 बजे उठ के बिना भर्ती के भी दौड़ रहे थे। और ये जो है 50, ये जब ये बच्चे दौड़ रहे थे 20, तब ये बोलते थे कि अभी कहाँ डेट है, क्यों पैर तोड़ रहे हो, क्यों एनर्जी खराब कर रहे हो, दौड़ तो डेट आने के बाद में ही लेना, बाद में निकल जाओगी, खूब टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है, इनकी मान लो भर्ती आई है दिसंबर में, और इन बच्चों को ये पता चलता है अक्टूबर महीने में कि दिसंबर में वैकेंसी आएगी और डेट भी आ गई 26 दिसंबर को होने वाली है। तो ये जो बच्चे हैं अपनी पूरी जी जान लगा के उस टाइम से 4 बजे उठ के दौड़ना शुरू करते हैं। कई बच्चे तो 3 बजे उठ जाते हैं, कईयों को तो नींद भी नहीं आती क्योंकि डेट आ गई। इन बच्चों को कोई हड़बड़ाहट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो जनवरी फरवरी से दौड़ रहे हैं, लेकिन ये डेट आने के बाद में दौड़ रहे हैं। इन दोनों में कितना फर्क है कि ये लोग बाउंड्री लाइन तक तो पहुंच जाते हैं क्योंकि ये लास्ट में अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन 15 दिन का खाना आदमी एक दिन में नहीं खा सकता, इसलिए ये इस गैप को कवर नहीं कर पाते। जो बच्चे वास्तव में आर्मी की जो भर्ती है उसमें कभी गए, उन्होंने एक्चुअल में देखा होगा कि ये बात सही है। और हर एग्जाम के अंदर ये केस लागू होता है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, मेरा पर्सनल अनुभव है कि वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं कि नहीं एक बार भर्ती आने दो फिर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। क्यों भाई, भर्ती आने दो, उसके बाद में तो क्या पढ़ना क्या शुरू करोगे, फिर तो कोचिंग वालों का पेट भरोगे आप। मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा निजी अनुभव रहा है कि यदि कोई बच्चा नौकरी वाले पेपर में, कोई बच्चा नौकरी वाले में जिसमें वो सर्विस लग रहा है, अगर कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो कोचिंग सेंटर का योगदान केवल 5 से 10% रहता है। अगर सर्विस लग रहे हो, आप आईएएस बने हो, मान लो आप आरएएस बने हो, तो उनको आत्मा से पूछना जाके कि उनकी खुद की कितनी मेहनत थी और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की कितनी मेहनत थी। चाहे आप छोटी से छोटी नौकरी क्यों ना लगो, इंस्टीट्यूट का योगदान केवल इतना सा रहता है 5 से 10% का, बाकी बच्चे की खुद की मेहनत होती है। 11, 12 और 12 के बाद में मान लो नीट, जेई, जेट, आईसीआर, बीएचयू, वो कंपटीशन एग्जाम जो है उनमें थोड़ा सा वेटेज आप इंस्टीट्यूट का बढ़ा सकते हो, क्योंकि वहाँ समझना पड़ता है बच्चे का, इतना दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता, इतना दिमाग डेवलप नहीं होता। लेकिन ये सब मेच्योरिटी वाले बंदे हैं, यहाँ पे आके बच्चा मेच्योर हो जाता है। जब सर्विस लगने वाला होता है, कंपटीशन एग्जाम जब बच्चा फाइट करता है, तो उसको पता होता है कि मुझे कब क्या करना है, और वो बंदा खुद ही मैनेज कर लेता है। कहीं आपने सुना होगा, कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जो बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए, हमारे यहाँ फतेहनगर के पास में लास्ट ईयर जब आईएएस का रिजल्ट आया था, तो एक बच्चे का आईएएस में, एक बच्ची का आईएएस में सिलेक्शन हुआ जिसने कभी भी कहीं से कोचिंग नहीं की थी। ऐसे आपने भी आपके आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि कहीं सर्विस लगने के लिए कभी भी जो है कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं रहती, और अगर रहती भी है तो इनका योगदान इतना ही रहता है 5 से 10%। इसलिए आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करके वास्तव में लगना चाहते हो, पहले तो ये क्लियर कर लो कि आपको खाली भर्ती में शामिल होना है या फिर आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होना है। आप लिस्ट में अगर नाम देखना चाहते हो तो आपको उसका इंतजार नहीं करना है, आपको लगे रहना है। कंटिन्यू जब आप पढ़ते रहोगे, चीज़ें आपको याद रहेगी, लास्ट टाइम आपके टेंशन नहीं होगी, आराम से आप निकल जाओगे। लेकिन लास्ट टाइम अगर आप मेहनत करते हो तो बाउंड्री लाइन पे आके अटक जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50 बच्चे सिलेक्ट नहीं होना चाहते, सिलेक्ट तो होना चाहते थे, नहीं होना चाहते वाले ये वाले बच्चे। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब दूसरा बताता हूँ आपको। दूसरा है, ये जो 250 लोग हैं ये नेगेटिविटी फैलाते हैं। कोई सा भी कंपटीशन क्यों ना हो, ये लोग खाली नेगेटिविटी फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं देखना। जैसे कोई मान लो बच्चा दौड़ की बढ़िया तैयारी कर रहा है, जबरदस्त तैयारी करता है वो दौड़ की अच्छी खासी, यहाँ इनका जो टारगेट टाइम होता है उससे कम टाइम में ही वो घर पे प्रैक्टिस करता है कि नहीं अगर मैं भीड़ में शामिल होऊंगा तो हो सकता है 20 सेकंड मेरे ऊपर नीचे हो, मैं तो एक काम करता हूँ उससे पहले 20 सेकंड पहले रिजर्व लेके चलता हूँ और उससे पहले दौड़ क्लियर कर लेता हूँ, उसकी मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। कर लेता है एक बच्चा। अब मान लो ट्रेन के अंदर ये जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं,
ट्रेन के अंदर सब बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? एक तो 250 वाले जो हैं उनमें से मान लो 20 लोग हैं और एक बंदा जो है जिसने वास्तव में तैयारी की है और पहली बार भर्ती में शामिल होने जा रहा है। अब देखना यह माहौल, ये 20 क्या बातें करेंगे, अरे यार मैं तो 6ठी बार जा रहा हूँ, अरे यार मैं तो 3री बार जा रहा हूँ, यार मैं तो 2री बार जा रहा हूँ, मैं तो 5वीं बार जा रहा हूँ, अरे मैंने तो बहुत भर्तियां देख ली। तो ये वाला बच्चा सोचता है कि यार इनको इतना एक्सपीरियंस है, इतने टाइम ये जा चुके हैं, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। अब देखो, आप मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना कि यदि ये बिना प्रैक्टिस के ये बच्चे एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और ये मान लो 10वीं बार शामिल हो रहा है या कोई 6ठी बार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल, मान लो 6ठी बार कोई बच्चा शामिल हो रहा है, तो आप खुद बता सकते हो कि बिना प्रैक्टिस के कितनी बार शामिल होगा तब इसका नंबर आएगा। आप बता सकते हो क्या? आपके आत्मा से यूं निकलेगा कि बिना तैयारी का तो इसकी ओवर एज हो जाएगा ये, लेकिन नंबर कभी नहीं आएगा। ऐसे सब वैकेंसी में होता है। कई बार बच्चे, जैसे मैं जेईटी की तैयारी कर रहा कोई बच्चा, तो कई बच्चे ऐसे हो सकता है कि यार मैं तो 2री बार तैयारी कर रहा हूँ, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, हो सकता है वो 5वीं बार तैयारी कर रहा है, तो दूसरा बच्चा जो फर्स्ट टाइम वाला है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाता है कि यार इसका 5 बार में नहीं हुआ तो मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, अभी मेरा 12वीं के साथ क्या सिलेक्शन होगा। 12वीं के साथ भी बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, फर्स्ट टाइम में भी बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। जो नहीं होते, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, उससे आप ये पूछो कि ये इनमें से कौन सा है, इनमें से हैं या इनमें से हैं या फिर ये 250 में से हैं। आई बात समझ में? अगर 250 में से कोई कैंडिडेट है, जैसे आज रीट का पेपर हो रहा है, हो सकता है किसी ने 10 बार रीट दे लियो और हो सकता है कोई फर्स्ट बार दे रहा हो। अगर फर्स्ट बार दे रहा हो और इनमें से इस टाइम में से कोई बंदा है, इस टाइप का कोई बंदा है, तो 100% फर्स्ट टाइम निकलेगा, वो एक बार में उसका हो जाएगा। और अगर 10 बार दे रहे हैं, किसी ने 10 दे दिया, 11वीं बार तो इनमें से हैं, तो 11 बार दोनों, क्या तकलीफ है? ओवरवेज वो तब तक देते रहो, कोई तकलीफ ही नहीं है। किराया भाड़ा लगाओ, बार बार भीड़ में शामिल हो जाके। मैं वापस क्लियर कर रहा हूं कि यदि आप आत्मा से पढ़ते हो और सब कुछ झोंक देते हो और प्रॉपर टाइम देते हो अपने आप को, तो कोई सा भी टफ कंपटीशन नहीं है, आराम से पेपर आप क्लियर कर सकते हो। इसलिए आप किसी भी वैकेंसी का इंतजार नहीं करें, प्रायोरिटी तय कर ले कि नौकरी लगना है, सर्विस लगना है, पेपर क्रैक करना है, तो उस पेपर का इंतजार मत करो। कब होगा? जब होगा हो जाएगा। पेपर के लिए जो कंटेंट चाहिए ना, वो यहाँ चाहिए दिमाग में, और उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं पशुधन सहायक की कि इस परीक्षा में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप LSA का जो है कोर्स लॉन्च करो। हालांकि शुरू में अभी पिछले 15-20 दिन में जब किसी का भी फ़ोन आया तो हमने मना कर दिया था कि LSA के लिए हम जो है कोई बैच नहीं चला रहे, लेकिन काफ़ी बच्चे, स्पेशली जो सुपरवाइज़र का जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा था और कुछ दूसरे बच्चे भी, क्योंकि जब सुपरवाइज़र का उन्होंने पेपर दिया और ऑनलाइन ही हमसे बच्चे जुड़े हुए थे, तो वो 101% संस्थान की सेवाओं से सेटिस्फाइड रहे, तो उनसे दिल से इच्छा है कि सर LSA का कोर्स भी आप करवाओ। हमने आखिरकार डिसीजन लिया कि नहीं, जब बच्चों की डिमांड है तो हम बिल्कुल करवाएंगे। 1 तारीख को हम बैच लॉन्च कर देंगे, 10 तारीख से आपको कल क्लासेज हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। इसके लिए कौन इसमें शामिल हो सकता है इस परीक्षा में? तो इस परीक्षा के अंदर आपके वो बच्चे जो 12वीं बाद में 2 साल का जिन्होंने वेटनरी से डिप्लोमा कर रखा है, वो बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सर इसकी परीक्षा कब हो सकती है? तो आने वाले 6 से 8 महीने में इसकी परीक्षा कंप्लीट, इसकी चयन की प्रक्रिया है वो पूरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 6 से 8 महीने, एग्जैक्ट अभी कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सर आप कोर्स जो अवेलेबल कराओगे वो कैसे रहेगा? वो ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन? तो हम आपको अभी हाल फिलहाल ऑनलाइन कोर्स देने वाले हैं। ऑफलाइन क्लासेस जब चलाएंगे तो ऑनलाइन जो भी हम आपसे फीस ले रहे हैं वो ऑफलाइन में से कम कर देंगे, ठीक है। हाल फिलहाल हम केवल आपको ऑनलाइन कोर्स देंगे जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेगी, प्लस कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव भी मिलेंगे। तो मैं यूँ कह सकता हूँ लाइव प्लस हम आपको रिकॉर्डेड दोनों जो है क्लासेज अवेलेबल कराने वाले हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सर इसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो हमारी फ़ीस हमने जो है वो 7,000 रुपये इसकी रखी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट शामिल होते हैं। और अक्टूबर जो आपका महीना है इसके अंदर हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब है ये कोर्स 1 महीने तक आपको मात्र 3500 रुपये में मिलने वाला है। 3500 रुपये में हम ये आपको कोर्स अवेलेबल करा देंगे। ये कोर्स आपका अप टू एग्ज़ाम रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपकी आ रही है सामने,
उसका एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक ये रहने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के यदि आपको वास्तव में तैयारी करना है, वास्तव में मेहनत करना है, रेगुलर लगना है, तो आप इस संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। आज तक हमने जैसी आपको मेहनत कराई है, जिस तरीके से ये संस्थान आपके विश्वास पे खरा उतरा है, उसी तरीके से हम आपको LSA का कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट LSA की वैकेंसी में इस रॉयल इंस्टीट्यूट से लगे। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये रहे कि जो 5 से 10% हिस्सेदारी एक किसी संस्थान की होती है, उसमें ज़्यादातर बच्चों पे दिमाग में और दिल में रॉयल इंस्टीट्यूट हो, रॉयल इंस्टीट्यूट का नाम हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।